Screen is visible to everyone. Yes, sir. ओके गाइस, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो मेनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो। इंट्रोडक्टरी माइक्रो। ओके। जिनका भी फर्स्ट क्लास है मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्लास बस एमएमए की हो चुकी है अभी। 1 सेकेंड प्लीज, कोई ना बोर्ड पे कुछ नोट मत करना। चलो। ओके, तो एमएमए की बस एक क्लास हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि माइक्रो के अंदर में आपको पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है आपका, और कहाँ से पढ़ना है, क्या रीडिंग्स है, कौन से रीडिंग्स को फॉलो करना है, और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सब इम्पोर्टेंट है वो हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे मैं बताते चलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ना, आपका जो मेन बुक है जिससे आपको माइक्रो पढ़ना है दैट इज मैनक्यू। ये आपका मेन है, मतलब लगभग चैप्टर आपको इसी से करने हैं। जो आपका माइक्रो का सिलेबस है वो टोटल 4 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला आपका यूनिट है यूनिट नंबर 1। इस यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है बेसिकली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एंड सम कंसेप्ट, जैसे कि 10 प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, एज वेल एज गेन फ्रॉम ट्रेड आपको पढ़ना है। तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक है। अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये जो मैनक्यू का बुक है, इस बुक से आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक आपको यूनिट नंबर 1 के लिए पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड यूनिट है आपके पास, दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। तो हाउ मार्केट वर्क्स को मैं नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई की तरह लिखता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई, इसी के ऊपर आपको पूरा पढ़ना है। और इसके लिए जो आपको मैनक्यू के बुक का चैप्टर करना है कवर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 से लेकर आपके सिलेबस में दे रखा है चैप्टर नंबर 9 तक। ओके। चैप्टर नंबर 4 से लेकर 9 तक, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ना है, बट इन्होंने चैप्टर नंबर 8 को यूनिट नंबर 2 में डालकर यूनिट नंबर 3 में डाला हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 9 एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 8। जो आपका तीसरा यूनिट है, यूनिट नंबर 3, इसके अंदर में आपको पढ़ना है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर में आपको पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ना है, एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद एक है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आपको जो मैनक्यू का चैप्टर फॉलो करना है दैट इज चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। तो अभी तक जितनी भी मैंने चैप्टर लिखे हुए सबको ये लिए आपको एक ही रीडिंग्स, एक ही बुक फॉलो करनी, दैट इज मैनक्यू। अब एक लास्ट यूनिट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है दैट इज यूनिट नंबर 4। इसमें आपको पढ़ना है इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में। ये आपको करना है बेसिकली। इसमें से आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कुछ पार्ट, सेक्शन 2.5 तक, इसके लिए आपको एक दीक्षित का बुक है, इस बुक को फॉलो करना। एंड अगेन चैप्टर नंबर 21 है जो कि आपको फिर से मैनक्यू से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 21, ये अगेन मैनक्यू फॉलो करना। ओके। तो हालांकि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो तो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा ही। तो देखा जाए तो मेनली आपको एक मैनक्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक पूरा करना है, एज वेल एज एक चैप्टर नंबर 21 करना है। इसके बाद एक चैप्टर और
चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा पार्ट आपको दीक्षित बुक से करना है, तो वो भी आपको आगे बताया जाएगा किस तरीके से करना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कोई है आपका, तो वो है ये वाला, यूनिट नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा समय हम लोगों को यूनिट नंबर 2 को ही पढ़ने में लगेगा। इसके बाद फिर सारे जो यूनिट है वो नॉर्मली मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। यूनिट नंबर 1 आपका पूरा थ्योरी है, इसमें से बस एक ही कंसेप्ट न्यूमेरिकल का बनेगा जो कि मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद जब आप यूनिट नंबर 3 में आओगे, तो इसमें भी जो दो चैप्टर है आपका, वो एक तरीके से थ्योरी ही है। एक ही चैप्टर है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड, वो आपका न्यूमेरिकल बनेगा। फिर यूनिट नंबर जब 4 में आओगे, तो वहां पे भी आपको थ्योरी मिलेगा। तो थ्योरी को मेन पहले ना करते हुए हम लोग पहले जो न्यूमेरिकल टॉपिक, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब न्यूमेरिकल कहने का मतलब ये नहीं कि बस आपको कैलकुलेशन करनी है या मैथ सॉल्व करना नहीं, आपको कंसेप्ट सीखने हैं और उस कंसेप्ट पे कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो प्रैक्टिकल टॉपिक है पहले हम लोग वो कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैं यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा और इसी को कंप्लीट करूंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा टॉपिक आपका यूनिट नंबर 2 ही है, जिसमें आपको टोटल चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक करने हैं। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर नंबर 8 भी जो है ना इसी के साथ करा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली अलग से कराऊंगा यूनिट नंबर 3 में, इसी के साथ करा दूंगा साथ में। ओके, तो ये आपके पास बेसिकली सिलेबस है। जो बुक फॉलो करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो टॉपिक है वो आपको मैंने बता ही दिया। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4। स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है? तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। बेसिक डिमांड एंड सप्लाई, बहुत कुछ दिखेगा आपको जो आपको पहले से आता है, और उसमें आपको कितना आता है और कितना सीखना है, ये सब चीज भी आज की क्लास में आपको दिखेगा। ओके, आपको यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग या बुक्स के रिगार्डिंग या कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो पूछ सकता है हैंड रेज करके। अदरवाइज हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, मैं वो स्टार्ट करूंगा। सर जो एनीवन, बुक किसी को कुछ पूछना है? सर जो टीओ की रीडिंग्स में रहती है वो काफी होगी या फिर लेनी पड़ेगी? हाँ, जो रीडिंग्स आपके बेसिकली जो थियोरेटिकल पेपर है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो 65 और 35 इस रेशियो में, मतलब 60% आपका जो पेपर बनेगा वो न्यूमेरिकल्स बनेगा प्रैक्टिकल बेस्ड, 35% होगा थ्योरी बेस्ड। लेकिन इसके लिए आप जो रीडिंग्स अवेलेबल है, जो आपके कॉलेज में मिल जाएगा बुक शॉप पे, वो काफी है। आप उसको करते हो तो वहां से आपका काम हो जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप का बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, ये मैं कराऊंगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। सर और आई एम किसी को कुछ फ्रॉम पूछना है? साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसमें पूरा कवर हो जाएगा? हाँ, नहीं, आपको जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर पढ़ाऊंगा, तो मैं जितना बेसिक से लेकर चाहूंगा उतना बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। अब मान लेते हैं उस बेसिक में भी आपको कुछ चीजें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आप लाइव क्लास में डायरेक्टली पूछ लेना, मैं वहां पे बता दूंगा। अदरवाइज मैं आपको कोई वीडियो रिकमेंड कर दूंगा यूट्यूब पे से, जो आपको पहले से देखना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर? ओके, क्लियर। कि और सर किसी को अभी मैथ्स कितने सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा? क्या बोल रहे, फिर से बोलना। सर मैथ्स कितने सेमेस्टर तक है इको ऑनर्स में? सेमेस्टर मैं वैसे तो मैथ सेमेस्टर पूरा है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने लिया, मैथ ही मैथ है। माइक्रो में भी मैथ पढ़ मिलेगा आपको सेमेस्टर 3rd एंड 4th में। बट अगर नॉर्मल डायरेक्ट मैथ की बात करोगे तो सेमेस्टर 3rd तक। सेमेस्टर 1 में आपको एमएमई 1 पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में एमएमई 2 पढ़ना है, सेमेस्टर 3rd में एडवांस एमएमई पढ़ना है। तो 3 सेमेस्टर आपके पास डायरेक्ट मैथ है। इसके अलावा फिर बाकी सेमेस्टर में मैथ मैथ तो भरा हुआ ही है। वो आगे पता चलेगा आपको, पूरा मैथ ही है। इसको मैथ ऑनर्स बोलोगे तब भी चलेगा। कोई रिश्तेदार पूछे क्या कर रहे हो, तो बोल सकते हो मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ओके और सर। किसी को कोई डाउट, एनीवन? मानसा, रिकॉर्डिंग शुरुआत के कुछ क्लासेस की मिलेंगी, आप एमएमई वाली क्लासेस देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें सारी डिटेल बता रखा है। शुरुआत की कुछ क्लासेस के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, बट आफ्टर फ्यू डेज जो रिकॉर्डिंग है वो आपको डायरेक्टली फ्री में मिलना बंद हो जाएगा। जो फ्री क्लासेस है वो सिर्फ लाइव के लिए है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको ऐप चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और किसी को कुछ डाउट? सर आप अपने ऐप का नाम बता दीजिए। वो सब मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, हर चीज भेज दूंगा। iOS के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड के लिए क्या करना है, हर चीज मैं मेंशन कर दूंगा। ओके।
विद इन ओके। लैपटॉप के लिए भी वैसे ऐप अवेलेबल है, बट सेमेस्टर 1 का कोर्स अभी लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं होगा कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद, मतलब आफ्टर हाफ सेमेस्टर, उसके बाद में ऐप लैपटॉप के ऊपर बेसिकली मैं अवेलेबल कराऊंगा कोर्स। फिलहाल अभी आपको या तो आप एंड्रॉइड फोन में देख सकते हो या तो आईओएस के फोन में देख सकते हो। चलो, तो अगर आप लोगों का डाउट हो चुका है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अच्छा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि शुरुआत के कुछ ही क्लास आप लोग अपने मन से पढ़ सकते हो, बाद में आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द लेक्चर। क्योंकि देखो, जितने भी माइक खास करके माइक्रो का जो पेपर है, वो जब तक आप इंटरेक्टिव होकर नहीं पढ़ोगे, जब तक मुझे भी फील नहीं होगा कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तब तक ना मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे। खास करके माइक्रो का पेपर बहुत कंसेप्चुअल है, आपको पूरा इंटरेक्टिव होके पढ़ना पड़ेगा। चलो, जिसको जिसको प्लीज वीडियो ऑन करना है ऑन कर लो। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा उसी दिन ऑन करना है, प्लीज ऑन कर लो। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 आपका जो है ना, ये बेसिक है। मतलब आपने जो क्लास 11th में पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें कुछ चीजें आपने पढ़ी है, उसी चीज को चैप्टर नंबर 4 में आपको रिकॉल कराया गया है। तो जो चीज रिकॉल कराया गया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ में उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं क्या सब रिकॉल कराया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एक टर्म लेके चलते हैं हम लोग, मार्केट। अच्छा, जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है, जैसे कि एक बच्चा का साइंस बैकग्राउंड था, उनके लिए भी आई थिंक बहुत मैनेजेबल होगा, आप आराम से समझ पाओगे क्लास को, बस ध्यान से सुनना। तो पहला वर्ड है हमारे पास मार्केट। अगर मैं बोलूं कि मैं उस प्लेस को या एनीवेयर, ऐसे जगह को मार्केट बोल रहा हूं जहां पे ग्रुप ऑफ बायर एंड ग्रुप ऑफ सेलर अवेलेबल है फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के लिए। तो क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इट इज करेक्ट डेफिनेशन। अ मार्केट यस सर। इज अ ग्रुप ऑफ बायर एंड अ सेलर फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ध्यान से देखो। मार्केट किसको कहते हैं? तो अ मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ buyers and sellers of a particular goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पे भी बायर एंड सेलर अवेलेबल है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम लोग मार्केट कहते हैं। अब हमारे पास ये तो पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म है हमारे पास डिमांड। आज की क्लास में हम लोग पूरा डिमांड के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, इसका मेन हेडिंग ही है डिमांड एंड सप्लाई। तो आज हम लोग पहले डिमांड के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सप्लाई के ऊपर देखेंगे कि सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले बोलते हैं लोग डिमांड की। डिमांड क्या है? डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों थोड़ा अलग अलग चीज है। अगर मैं डिमांड के लिए बस ये बोलूं, डिमांड इज नथिंग बट अ बिहेवियर ऑफ बायर। बिहेवियर ऑफ बायर, बायर कौन होता है? जो कंज्यूमर है। तो बिहेवियर ऑफ बायर फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये डाइजेस्टिव है सबके लिए? किसी को डाउट है? मैंने डिमांड को बस इतना बोला कि जो बायर के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसी को हम लोग डिमांड कहते हैं। सिमिलरली जब सप्लाई होगा तो बिहेवियर ऑफ सेलर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद एक डेफिनेशन है आपके पास, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप सभी को याद है तो क्वांटिटी डिमांड आपने ये पढ़ा होगा। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आप अलग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड services that buyers are willing to purchase. Buyers are willing to and able to purchase
अब बहुतों को लग रहा है सर ये सब तो पढ़ कर आए, यार तुम पढ़ के आए हो, साइंस वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है, और तुम भी पढ़ के आए हो, तो देखते कितना पढ़े हो आगे चल के। तो क्वांटिटी डिमांड का बेसिकली मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है वो जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, विलिंग टू एंड एबल टू, चाह भी रहा है परचेज करने के लिए और सक्षम भी है परचेज करने के लिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर की जो चाहत होती है बहुत होती है, अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो पूरा दुनिया से चाहेगा मैं परचेज कर लूं, बट साथ में उसके पास एक बजट कंस्ट्रेंट होना चाहिए, मतलब एबिलिटी को जो दर्शाता है, वो सक्षम भी होना चाहिए उस चीज को परचेज करने के लिए। तो वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो विलिंग भी है एंड एबल भी है फॉर परचेज। क्लियर है ये, किसी को डाउट यहाँ तक? तीन डेफिनेशन मैंने लिखा, एक मार्केट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अगर यहाँ तक क्लियर है, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डिमांड शेड्यूल। सबको पता होगा, सबने बोला होगा टेबुलर फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशनशिप को, उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। बहुत करेक्ट, यही सही है। तो बेसिकली डिमांड शेड्यूल को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डिमांड शेड्यूल को, और टेबल दैट shows the relationship between quantity demanded, या आप ऐसे लिखो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक टेबुलर फॉर्म में जहां हम प्राइस एंड क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब उसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए क्लास 11th में, उसके लिए तो आई थिंक बहुत ही हलवा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सेम चीज को रिवाइज कर रहे हैं बस। इसके बाद आपके पास आता है एक टर्म दैट इज डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या है? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the relationship between price of goods and quantity demanded। उस गुड्स की कितनी डिमांड आप कर रहे हो वो, दैट इज योर डिमांड कर। अब ये जो मैंने टोटल एक दो तीन चार पांच डेफिनेशन लिखवाए हैं, इस पांचों डेफिनेशन में से किसी में किसी को डाउट है? एनीवन? सबको क्लियर है? मार्केट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, सबका मीनिंग सबको पता है? यस। ओके, चलो वेरी गुड। इसके बाद आपने पढ़ा था दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या पढ़ा था? अदर थिंग, अदर थिंग्स रिमेन सेम, और यू कैन से कांस्टेंट। ठीक है? मैं थोड़ा सा अगर मैनक्यू वाला लैंग्वेज लिखूं, तो मैनक्यू ने लिखा है अदर द क्लेम दैट, ओके, अदर थिंग रिमेन सेम, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, क्वांटिटी demanded of goods fall when price rises and vice versa। यस रोहित, कोई डाउट है आपको? नो सर। तो बेसिकली आपने लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ऐसे आप पढ़ते थे। अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा
तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। किसी को डाउट? इसको आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन भी करते थे डिमांड शेड्यूल बना के। आप बोलते थे लेट अस सपोज कि कोई कमोडिटी है या कोई गुड्स है जिसका प्राइस आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और उसी कमोडिटी का क्वांटिटी है, लेट अस सपोज वो कमोडिटी एक्स था। तो जब प्राइस आपका 10 था, या ऐसे लिख, चलो ऐसे लिख, जब प्राइस आपका 10 था तो लेट अस सपोज आप क्या करते थे, 120 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी को कंज्यूम करते थे। जब प्राइस आपका 10 से 9 हो गया, तो सिंस प्राइस फॉल हुआ है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है आप उसको क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। अब कितना इंक्रीज करोगे वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर में, और इलास्टिसिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, लेट अस सपोज 120 से हम लोग 150 कर देंगे। फिर प्राइस और थोड़ा फॉल करेगा तो हम क्वांटिटी डिमांडेड को और बढ़ाएंगे, 150 कर रहे थे अब हम लोग लेट अस सपोज 200 लेने लगेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि जब प्राइस फॉल कर रहा है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर रहे हो। सिमिलरली जब प्राइस बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी डिमांड को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। लेट अस सपोज प्राइस 10 से 12 हो जाता तो आप क्या करते, 120 जो यूनिट आप क्वांटिटी को कंज्यूम करते थे उससे आप लेट अस सपोज कम करते, लेट अस सपोज 100 करने लगते या 90 करने लगते। इसी चीज को आप डिमांड शेड्यूल बोलते थे, जो बोलते थे प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। इसी चीज को आप लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करते थे, और इसी चीज को जब आप एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते थे तो बोलते थे यही हमारा डिमांड कर्व। इतना याद है सबको? बोलो। यस। तो बेसिकली ये आपका डिमांड शेड्यूल होता था, और इसी को आप थोड़ा रिलेट करते थे अपने लॉ ऑफ डिमांड से भी, और इसको जब ड्रॉ करते थे तो आपके पास होता था डायग्राम डिमांड कर्व का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्वांटिटी डिमांडेड का डेफिनेशन पता है, डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन पता है, जो कि ये था, आपने बता दिया कि जिस जब हम लोग क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशनशिप को शो करते हैं टेबल के फॉर्म में तो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व का डेफिनेशन आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन क्या है? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, जो भी है सारे के सारे। शशांक प्लीज म्यूट कर लो, आपके पीछे सुना जाए। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व? कोई बताना चाहेगा कि डिमांड शेड्यूल कहाँ से डिराइव होता है, कहाँ से आता है? ये जो आप बना रहे हो अपने मन से कि जब बेटा प्राइस 10 रुपए होगा तो आप इतना सामान खरीदोगे, प्राइस अगर उस सामान का कम हो जाता है तो आप उस सामान को ज्यादा खरीदना पसंद करोगे, तो ये कहाँ से आया है? एनीवन जिसको आइडिया हो? बहुत सारे आप बच्चे होंगे जो जिनको इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आया होगा, सीयूईटी के पेपर में भी आपने बहुत अच्छा किया होगा। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू के क्रॉसपॉन्ड में, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू से कैसे आया होगा प्रांशु? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो मुझे पता है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी के लिए वो कम होता जाएगा। बट उससे ये डिमांड शेड्यूल कैसे बना? आप सही जा रहे हो, वहीं से आएगा, बट कैसे बनेगा? यस सर। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि अगर जब हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो डिक्रीज करती है। तो ओके। अगर जब हमारा जो सर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो सर हमें सेटिस्फेक्शन भी कम मिलने लगेगी। दैट्स वाई ठीक हम है। अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर देंगे। एंड वाइस ओके वर्सा ठीक सर है। हम ये ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप सही जा रहे हो, मतलब कंसेप्ट आपको थोड़ा बोला, आप रिलेट कर पा रहे हो, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा वो ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो। और कोई जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? वेरी गुड, ये ठीक है, कंसेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिमांड शेड्यूल सब पता है आपको, डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कब, सब पता है, लेकिन ये आया कहाँ से, थोड़ा वो उसके ऊपर देखते हैं, क्योंकि जब आपका बेसिक सेमेस्टर 1 में क्लियर हो जाएगा ना, तो अब जब आप सेमेस्टर 3 वगैरह में अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ध्यान से सुनो, जब आपने क्लास 11th में पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पैटर्न था। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं।
उसके बाद क्यूब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं जिसमें आप स्कार्सिटी एंड बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपके पास टॉपिक आया होगा कंज्यूमर थ्योरी का। वहां पे आपने पढ़ा होगा बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर में। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर में। इसके बाद जब आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ लेते थे तब जाके आपके पास आता था डिमांड, और उसके बाद फिर सप्लाई, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर। तो कुछ इस पैटर्न में आपके पास बुक अवेलेबल होगा, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करते थे, फिर आप करते थे कंज्यूमर थ्योरी, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर जाके मार्केट स्ट्रक्चर। तो जो डिमांड है आपका वो कंज्यूमर थ्योरी से ही डिराइव होकर आया है। क्योंकि डिमांड जो है वो डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जो डिमांड कर्व है वो किस किस बेसिकली किस पर्सन के लिए बनाया जाता है, सेलर के लिए या बायर के लिए? बायर के लिए। और बायर को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें डिमांड कर्व क्या करना होता है? ड्राइव करना होता है, और वहीं से वो डिमांड कर्व आता है। किस तरीके से आता है ध्यान से देखिए। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंज्यूमर थ्योरी, वैसे अभी आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है वो तो आपको याद है। क्लास 11th में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ओके, तो आपने टॉपिक पढ़ा क्लास 11th में, डेट इज कंज्यूमर थ्योरी। और ये कंज्यूमर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था क्लास 11th में? आप जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। ओके, ये एल्फ्रेड मार्शल हमें कंज्यूमर थ्योरी देता था, जहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम निकालते थे इन केस ऑफ वन गुड। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड, कि मतलब हमारे पास अगर एक ही गुड्स को हमें परचेज करना है तो मैं कब मेरा इक्विलिब्रियम होगा, मैं कितने क्वांटिटी, कितने यूनिट ऑफ क्वांटिटी को कंज्यूम करूंगा। तो एल्फ्रेड मार्शल का जब आप कंसेप्ट पढ़ते थे तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन आप लेके चलते थे। देखो जैसे जैसे मैं लिखता चलूंगा वैसे वैसे आपको अजम्पशन याद आना चाहिए। पहला अजम्पशन क्या होता था कि जो कंज्यूमर है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर रहे हो उसका बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अगर मेरे को नीचे में 500 रुपये गिरा हुआ दिखेगा तो मैं उसको उठाऊंगा। दिस इज योर रैशनल बिहेवियर। अगर उस 500 रुपये को देख के आप छोड़ दोगे तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। ठीक है? तो रैशनल बिहेवियर जो आम आदमी का एक सोच होता है, आम आदमी जैसा करता है। अगर कोई सामान सस्ते में मिल रहा होगा तो मैं उसको ज्यादा लेना, मतलब अगर सामान की दो दो सामान है, दो गुड्स है, सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, दोनों की क्वालिटी सेम है, और अगर उनमें से कोई एक सस्ता मुझे मिल रहा है तो मैं सस्ते वाले को लूंगा। दिस इज योर रैशनल बिहेवियर। तो पहला तो कंज्यूमर का क्या होना चाहिए? रैशनल बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा, यस, कंजम्पशन ऑफ गुड कॉन्स्टेंटली। ओके, द सेकेंड कंसेप्ट इज कि आपके पास जो यूटिलिटी मिलता है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, किसी भी कमोडिटी को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको आप मेजर कर सको। यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी और यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स एंड मनी। ओके, एंड थर्ड वन मतलब कि एक कमोडिटी को कंज्यूम आप कर रहे हो तो उससे आपको कितना यूटिल्स मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ये चीज आपको आना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो प्राइस है उस कमोडिटी का, प्राइस ऑफ दैट गुड इज गिवन, वो हमें पता है, एंड रिमेन कांस्टेंट, एंड रिमेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट रहेगा चाहे आप कितनी भी यूनिट ऑफ कमोडिटी क्यों ना परचेज कर लो। मान लेते ये पेन है, अगर ये पेन, तब भी दाम इसका 10 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। 10 × 5 50 रुपीज मुझे देना पड़ेगा।
तो प्राइस गिवन है और वो कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड द फोर्थ वन जो चौथा है हमारे पास है वो क्या है, डिमिनिशिंग एमयू। डिमिनिशिंग एमयू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये चार अजम्पशन आपने पढ़ी है। इस चारों अजम्पशन का क्या मतलब है, किसी को पता ना चल सके? सर आपकी आवाज आ रही। नहीं आ रही सर। सर नहीं आ रही आवाज। अब आवाज आ रही है सबको? हाँ अब आ रही है सर। चलो, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट दिखा था, रेशनल बिहेवियर, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी या यूटिल्स, और प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग एमयू। जिसमें कि जो डिमिनिशिंग एमयू था ये आपको क्या बताता था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आप बोलते थे लेट अस सपोज कोई गुड्स है, उसकी यूनिट गिवन है, लेट अस सपोज वो गुड है एक्स, तो उसकी यूनिट कुछ इस तरीके से है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे ये देखना है कि मैं पहली बार अगर उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस सपोज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, मैं कॉलेज से आया हूँ, बहुत ज्यादा मुझे भूख लगा हुआ है, और घर में मुझे एक सेब दिखा, एक एप्पल दिखा। तो जो मैं फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करूंगा, उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी, जिसको मैंने मेजर किया इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स पहले, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर किया कि एक सेब को जब मैं एक एप्पल को पहली बार खाऊंगा, मतलब पहली बार इन द सेंस कि मैं कॉलेज से आया हूँ, भूखा हुआ हूँ और मेरे को बस एक सेब दिखा, फ्रिज में बहुत सारे वैसे सेब है, मैंने एक एप्पल लिया और पहले एक एप्पल को खाया, इससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेट अस सपोज वो 10 यूटिल्स का मिलेगा, और यू कैन से 10 ना लेकर थोड़ा सा 40 ले लेते हैं, 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब मैंने एक एप्पल खा लिया, अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, दोबारा सुनना, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम टाइप ऑफ कमोडिटी, मतलब दोबारा मैं खा रहा हूँ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, और दोबारा से मैं वही सेम टाइप ऑफ सेब भी खा रहा हूँ, सेम टाइप ऑफ एप्पल। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं जो सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल खाऊंगा तो जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, क्या वो पहले इतना रहेगी या थोड़ा सा कम हो जाएगा? फिर कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेरे को पहले, जैसे हम लोग आते हैं गर्मी से और बाहर से आते हैं, और जो पहला ग्लास ऑफ वाटर जो मेरे को सेटिस्फेक्शन देता है, सेकेंड ग्लास फिर आप सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे पियोगे तो उतना मजा आपको नहीं देगा, तो आपकी यूटिलिटी कम होती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। जैसे जैसे आप इच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करना बढ़ाते जाओगे, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, आपका जो मजा है, सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो लेट्स सपोज दूसरे से आपको 40 ना मिलकर 35 मिला, सिमिलरली फिर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं मम्मी आई और उसने भी एक सेब दे दिया, अब मन नहीं कर रहा बात काटने का, तो वो भी सेब मैंने खा लिया। तो जब तीसरा आप खाओगे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो थोड़ा सा और कम मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ में खाओगे तो और कम मिलेगा, फिफ्थ खाओगे और कम मिलेगा। ये कांस्टेंट कम मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 5 कम मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग बस कैलकुलेशन को सिंपल रखे, इसलिए मैं 5 5 कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 से 15, 15 से 10, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को, ये कॉलम मेरे को क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मैं सेम कमोडिटी को, होमोजेनियस गुड्स को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करना बढ़ाते जाऊंगा, जो मेरी यूटिलिटी है, जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसको बोलते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप ध्यान से, जैसा कि एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप जो आपका यूटिलिटी है, इसको आप मनी एज वेल एज यूटिल्स दोनों में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने ना एक चीज लेट लिया, क्या लेट लिया कि
मान लेते हैं डैश यूटिल्स बराबर डैश रुपीज। कहने का मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि किलोमीटर को, इसे बोलते हैं ना 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम, उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यूटिल्स एंड रुपीज में एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्शल ने बोला है कि आप मनी और यूटिल्स दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों में कंपेयर कर सकते हो और दोनों में मेजर भी कर सकते हो। तो मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ यूटिल्स एंड रुपीज को। अब ध्यान से देखिएगा, 1 रुपया, 1 रुपया से डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूटिल्स मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एक हमारे पास है वेल एजुकेटेड, लेटर सपोज सीए है, ठीक है, ये बहुत लेटर सपोज इसकी जो इनकम है वो ये खुद गिन नहीं पाएगा, बहुत इनकम है, मैं लेटर सपोज मान के चलते बहुत इनकम है। एक है मिडिल क्लास और एक है बेगर, भिखारी। अब जो है इन तीनों के पास के लिए मैंने लिखा कि एक हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपए का नोट, मान लेते 10,000 रुपए का एक गद्दी है जो नीचे गिरा हुआ है, और ये 10,000 रुपए की जो वैल्यू है, क्या इन सीए, मिडिल क्लास और जो भिखारी है, क्या इन तीनों के लिए इस 10,000 की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू नो इन सर। टर्म्स ऑफ यूटिल्स? अगर किसी मान लेते हैं अंबानी को नीचे 10,000 रुपए गिरा हुआ मिल जाए, उसको जो खुशी मिलेगा, और आपको नीचे 10,000 रुपए जो मिला गिरा हुआ मिल जाए, या किसी भिखारी को नीचे 10,000 रुपए गिरा हुआ मिल जाए, तो क्या तीनों में जो खुशी मिलेगा तीनों को सेम मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा ना। तो एक सेम अमाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के लिए। तो ये हमेशा रिजिड नहीं होता कि 1 रुपये से जो मजा, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है वही आपको भी मिले, वही किसी और को भी मिले, ऐसा ये जरूरी नहीं होता। सिंस हम लोग यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल पर्पस पे स्टडी करेंगे। तो मैंने लेट ले लिया किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, दैट इज लेटर सपोज कोई ए नाम का बंदा है, और उस ए नाम के लिए मैं निकालना चाहता हूँ कि उसको 1 रुपए से कितने का यूटिल्स मिल रहा है। तो लेटर सपोज वो बोलता है कि जो 1 रुपए अगर मुझे मिलेगा ना, तो 1 रुपए बराबर 5 यूटिल्स। वो इस तरीके से मेजर करके बैठा होगा कि 1 रुपए बराबर 5 यूटिल्स। अब आगे देखिए, एक टर्म है दैट इज रिजर्वेशन प्राइस। किसी को पता है क्या होता है रिजर्वेशन प्राइस? नो सर। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोई भी कंज्यूमर किसी भी यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना पे कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। अगर आप मार्केट गए हो और आपको लेटर सपोज एक सेब लेना है, तो आप उस एक सेब के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट पे कर सकते हो, दैट इज योर रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी that consumer is willing to pay. Consumer is willing to pay. अब ध्यान से देखिए, ये तो समझ में आ गया कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो। अब आते हैं, लेटर सपोज आप हो यहाँ, अच्छा, रिजर्वेशन प्राइस में बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड्स के लिए कितना पे कर सकते हो, वो बताता है रिजर्वेशन प्राइस। बजट बेसिकली बताता है कि आप किस बंडल को अफोर्ड कर सकते हो, कितना सामान अफोर्ड कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब यहाँ देखिए, हमारे पास ये यूनिट गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जिसमें मैंने देखा, लेटर सपोज आप में से किसी एक स्टूडेंट को मैंने लिया और उससे पूछा, तो वो कहता है कि 1 रुपए में मेरे को 5 यूटिल्स का मजा मिलता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आपका रिजर्वेशन प्राइस क्या है। तो आपने बोला कि रिजर्वेशन प्राइस बेसिकली उस प्राइस को कहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए कितना मैक्सिमम प्राइस पे करना चाहता हूँ। अब मेरे को एक जवाब दो। मैंने बोला कि बताओ, पहले यूनिट ऑफ एप्पल से आपको 40 यूटिल्स का मजा मिल रहा है, और 1 रुपया में आपको 5 यूटिल्स का मजा मिलता है। तो बताओ आप पहले यूनिट ऑफ एप्पल के लिए मैक्सिमम कितना पे करना चाहोगे?
सोच कर बता। अगर आपको एक एप्पल से, पहले यूनिट ऑफ एप्पल से 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप उस 40 यूटिल्स के लिए मैक्सिमम कितना पे करना चाहोगे? 8 रुपीज। 8। 8 सबको क्लियर है? मैक्सिमम में 8 करना चाहूंगा, 8 से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि 8 से ज्यादा करूंगा तो फिर जो बेकार हो जाएगा। तो मैक्सिमम में 8 रुपीज पे करना चाहूंगा। वेरी गुड। सिमिलरली, अब मैंने बोला कि जो आपको सेम टाइम पे अगर मैं सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल खाने दूं, जिससे आपको 35 यूटिल्स का मजा मिलेगा, तो बताओ सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए आप कितना पे करोगे? 7। 7। 7। बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम आप 7 पे करोगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो है 35 यूटिल्स मिलेगा, और 35 यूटिल्स के लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्स 7 पे करूंगा। सिमिलरली मैंने बोला कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने आपको तीसरा एप्पल दिया, और जिससे आपको 30 यूटिल्स का मजा मिलेगा। बताओ 30 यूटिल्स के लिए मैक्सिमम कितना पे करना चाहोगे? आपकी रिजर्वेशन प्राइस क्या होगी? 6 6। सिमिलरली फोर्थ के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? 25 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5। 20 के लिए 4, फिर आगे देते जाओगे 3, 2, इस तरीके से चलता जाएगा आपका। एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी फॉल होता जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, तो ये सिनेरियो आपके पास आ चुका। अब बोलता है एप्पल वाले से, मैंने बोला कि आप जो है एप्पल का प्राइस बताओ एग्जैक्ट, क्योंकि मार्शल साहब ने बोला कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो हमारे लिए गिवन होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। तो एप्पल वाले से मैंने पूछा कि प्राइस बताओ कि क्या प्राइस लोगे? तो प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। कहता है जो मार्केट में प्राइस है वो लेट अस सपोज 6 रुपीज है, तो आप जितना भी एप्पल ले लो आपको 6 रुपए देना पड़ेगा, प्राइस आर सेम। अब मुझे बताओ, पहले यूनिट ऑफ एप्पल से आपको जो है 8 रुपए का 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है 6 रुपीज। क्या आप पहला यूनिट ऑफ एप्पल परचेज करोगे? यस सर। क्योंकि आप एक रेशनल कंज्यूमर है। अब कोई बोलेगा सर मुझे एप्पल खाना पसंद ही नहीं है, तो वो अलग वाली बात है, आप एक्सेप्शनल केस मत लो। तो अगर पहले यूनिट के लिए अगर 8 रुपए का आपको मजा मिल रहा है और पे करना पड़ रहा है 6, तो आप पहले यूनिट ऑफ एप्पल को परचेज करोगे। ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? आपको 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पे करना पड़ रहा है 6, तो 8 - 6 आपको 2 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये सब हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में, बट फिलहाल के लिए नॉर्मल तरीके से देखो। सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए आप ध्यान से देखो, सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 7, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है 6। क्या सेकेंड यूनिट आप परचेज करोगे? यस सर। यस सर। करोगे। थर्ड यूनिट के लिए आपको मैक्सिमम आप पे करना चाहते थे 6, आपको मिल भी रहा है 6 में, तो क्या आप यहाँ पे इंडिफरेंट होगे? या तो आप परचेज कर लोगे या तो नहीं करोगे। क्लियर? तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको भी लोगे, इंडिफरेंट में केस में लेके चलते चलो आपने इसको भी परचेज कर लिया, कि 6 रुपए आप देना चाहते थे, 6 रुपए वो लेना भी चाहता है, दोनों की डिमांड और सप्लाई मिल चुकी है और आपने वो यूनिट को परचेज कर लिया। अब आते हैं फोर्थ यूनिट के लिए। चौथे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 5, बट दुकानदार ने आपसे मांगा 6 रुपीज। क्या आप फोर्थ यूनिट लोगे? नो नहीं। सर। नहीं लोगे, आप यहाँ पे रुक जाओगे। तो मैं इसी चीज को थोड़ा नोट करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्वांटिटी ऑफ एक्स। मैंने बोला जब प्राइस मार्केट में 6 रुपीज था, तो आप क्या कर रहे थे? पहले यूनिट को परचेज कर रहे थे, दूसरे यूनिट को भी परचेज कर रहे थे, तीसरे यूनिट को भी परचेज कर रहे थे। तो आप 3 यूनिट ऑफ दैट एप्पल को क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। तो जब प्राइस 6 रुपए था, तो आपने 3 यूनिट ऑफ क्वांटिटी की डिमांड दी, मतलब 3 यूनिट तक आप परचेज किए। अब ध्यान से देखो, कहता है मार्केट में किसी भी वजह से जो प्राइस है अब वो 6 रुपए से चेंज होके 5 रुपए हो गया, प्राइस फॉल हो गया। तो क्या आप पहला यूनिट ऑफ क्वांटिटी परचेज करोगे? 5 रुपए में मिल रहा है, आप पे करना चाहते थे 8 रुपीज, लोगे। यस सर करेंगे। दूसरे क्वांटिटी में आप पे करना चाहते थे 7, मिल रहा है आपको 5 में, दूसरा भी लोगे। तीसरे क्वांटिटी में आप पे करना चाहते थे 6, मिल रहा है आपको 5 रुपीज में, ये भी लोगे। चौथे क्वांटिटी में आप पे करना चाहते थे 5 और मिल भी रहा है आपको 5 में, तो आज आप चौथे क्वांटिटी को भी परचेज करोगे, क्योंकि चौथे क्वांटिटी में भी आप इनडिफरेंट हो चुके हो,
जहां पे आप जितना आप पे करना चाहते थे उतना ही सामने वाला मांग रहा है, तो दोनों के कोइंसिडेंस मैच कर गए, तो आप ये भी परचेज करोगे। लेकिन जब आप फिफ्थ यूनिट पे जाओगे तो फिफ्थ यूनिट के लिए आप पे करना चाहते हो 4, बट मांग रहा है मार्केट में 5, तो आप फिफ्थ यूनिट को क्या करोगे, नहीं लोगे। तो जैसे ही आपका प्राइस फॉल हुआ, कितना, 6 से 5, तो आपने क्या किया, अब 4 यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया, तो 4 यूनिट तक आप डिमांड कर रहे हो। तो जब प्राइस आपका 6 से 5 हुआ, तो क्वांटिटी आप टोटल 4 ले रहे हो। जब प्राइस मान लेते हैं 6 से 5 से होके क्या हो जाए, 4 हो जाए, मान लेते हैं 5 ना रह के 4 हो जाए। आप प्राइस कहते हैं मार्केट में एप्पल का प्राइस क्या है, 4 है, तो आप आज भी क्या करोगे, पहले यूनिट को कंज्यूम करोगे, दूसरे को करोगे, तीसरे को भी करोगे, फोर्थ को भी करोगे, आज फिफ्थ यूनिट को भी कंज्यूम करोगे, क्योंकि फिफ्थ यूनिट के लिए भी आप मैक्सिमम 4 रुपए पे करना चाहते थे, आपको 4 रुपए में मिल रहा है, तो आज फिफ्थ यूनिट के लिए आप इंडिफरेंट हो और आप फिफ्थ यूनिट को भी क्या करोगे, परचेज करोगे। लेकिन फिर इसके आगे आप नहीं करोगे, क्योंकि अब जो है जितना आप पे करना चाहते हो उससे ज्यादा आपसे प्राइस मांग रहा है। जब प्राइस आपका हुआ 4, तो आप क्वांटिटी जो है 5 लेने लगे। किसी भी वजह से मान लेते हैं मार्केट में कोई त्योहार व्यवहार चल रहा है, या कोई बाबा सभा बोल दिया कि कल कोई पूजा है, कुछ भी है, 2-2 किलो एप्पल चढ़ाओ सब अपने अपने घर में। एप्पल की डिमांड बहुत बढ़ गई, और किसी वजह से एप्पल अब जो है मार्केट में अब 4 रुपए से करके 8 रुपए हो गया। चलो मैं इस तरह लिखता हूँ, या 8 रुपए छोड़ दो, 7 रुपीज हो गया फिलहाल के लिए। तो अब मत मुझे दिखा, ध्यान से देखो। अब पहले यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 8, आपको पे करना पड़ रहा है 7, तो पहला यूनिट तो आप ले लोगे। दूसरे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 7, और दूसरा यूनिट आपको मिल रहा था 7 में, यहाँ आप इंडिफरेंट हो गए, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। लेकिन सिंस कोइंसिडेंस मैच हो रहा है सेलर एंड बायर का, तो आप परचेज कर लोगे। क्या आज आप तीसरा यूनिट परचेज करोगे, तीसरे के लिए आप पे करना चाहते थे 6, लेकिन प्राइस है 7, क्या तीसरा यूनिट आप लोगे, नहीं लोगे ना। तो आप क्या करोगे, 2 यूनिट तक ही लोगे। तो कहने का मतलब क्या, अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो आप क्वांटिटी को कम कर रहे हो। सिमिलरली अगर प्राइस मार्केट में 8 हो जाए, तो उस टाइम पे आप सिर्फ पहले यूनिट ऑफ एप्पल को ही परचेज करोगे, क्योंकि पहले यूनिट के लिए ही आप मैक्सिमम 8 रुपए पे करना चाहते थे। इसके बाद आप 8 रुपए नहीं पे करना चाह रहे हो, तो पहले यूनिट ऑफ एप्पल को परचेज करोगे, उसके आगे आप डिमांड नहीं करोगे। तो जैसे ही प्राइस आपका 8 हुआ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, मतलब एक ही क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। ध्यान से देखो, क्या आपको इस बॉक्स में डिमांड शेड्यूल दिख रहा है। जैसे जैसे प्राइस आपका फॉल हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है। डिमांड शेड्यूल क्या करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप को शो करता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या आपको ये डिमांड शेड्यूल दिख रहा है। तो यस सर। डिमांड शेड्यूल क्या है, आप देखो, डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट अ, ये MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जब 8 रुपए मार्केट में होगा तो मैं एक ही यूनिट लूंगा, मार्केट में प्राइस 7 रुपीज होगा तो मैं सेकेंड यूनिट, 2 ही यूनिट लूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सेम चीज को मैंने क्या किया, इस सेम चीज को ड्रॉ किया। मैंने लिखा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस। मैंने बोला जब प्राइस 8 रुपीज था, तो आप क्या करते थे, ओनली 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी को कंज्यूम करते थे। लेट अस सपोज आप इस पॉइंट पे थे, प्राइस जब आपका 8 से 7 हुआ, तो जब प्राइस 7 हुआ, तो उस टाइम पे आप 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो। तो प्राइस जब आपका 7 हुआ, तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया। कुछ इस पॉइंट पे आप आ गए, इस पॉइंट पे। जब प्राइस आपका 7 से 6 हुआ, तो आप क्वांटिटी को और एक और आगे आप 3 लेने लगे। जो आपका शेड्यूल आया, वो शेड्यूल को बस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर प्लॉट कर रहा हूँ। जब प्राइस आपका 6 से 5 हुआ, तो आप जो है 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी लेने लगे। जब प्राइस आपका 5 से 4 हो जाएगा, तो आप जो है वो 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी को लेने लोगे। और जब मैं इन सभी पॉइंट को मिलाकर
एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस इज योर डिमांड कर्व, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। अब ये डिमांड कर्व कैसे आया, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। मैंने सेम डायग्राम बनाया कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब मुझे बताओ, ये रहा आपका MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। बताओ पहले यूनिट के लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए आपका MU कितना था इन टर्म्स ऑफ रुपीज? 8। सेकेंड यूनिट के लिए MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना था? 7। थर्ड यूनिट के लिए MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना था? 6। मैं इसी चीज को ड्रॉ करना चाहता हूँ। पहले यूनिट के लिए जो मेरा MU था वो लेटर सपोज 8 था, ये रहा 8। किसके लिए? तो पहले यूनिट के लिए। इस पॉइंट पे सेकेंड यूनिट के लिए जो मेरा MU था वो था 7, तो आप इस पॉइंट पे आ गए। थर्ड यूनिट के लिए जो आपका MU था वो था 6, सिमिलरली आप इस पॉइंट पे आओगे। तो क्या आपको ये जो नया डायग्राम मैं बना रहा हूं, क्या वो नया डायग्राम आपको कुछ इसी तरीके से दिख रहा है पहले वाले की तरह? इससे भी जो स्ट्रेट लाइन एक पास किया जाएगा, जिसको आप बोलोगे MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज का डायग्राम है, क्या ये और ये दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं आप लोगों को? दोनों का रिलेशन सेम दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. डिमांड कर्व इज नथिंग बट दिस इज अ MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज से ही आपका डिमांड कर्व डिराइव किया गया। ओके, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो जो आप डिमांड कर्व पढ़ते थे या डिमांड शेड्यूल पढ़ते थे अपने क्लास 11th में, कि जब प्राइस 8 से 7 होगा तो आप क्वांटिटी 1 से 2 ले लोगे, जब प्राइस 7 से 6 होगा तो आप क्वांटिटी 2 से 3 ले लोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे। वो क्यों करोगे? वो इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपका प्राइस हो रहा था, आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ा रहे हो, नहीं। जैसे जैसे आपका प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे आप ज्यादा यूनिट ऑफ कमोडिटी को परचेज करने की में सक्षम हो पा रहे हो, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन प्राइस मैच हो पा रही है। ये जो आपका रिजर्वेशन प्राइस है फॉर ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट, वो आपकी मैच हो पा रही है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये क्यों होता है? आपने क्लास 11th में इसका क्या पढ़ा था कि सिंस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो तो सही है, लेकिन आपको एक और कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है वो भी देखो। अगर आप सभी एग्री करो तो अभी आपने क्या दिखा था पहले यूनिट के लिए, जो पहले यूनिट के लिए आपका रिजर्वेशन प्राइस था वो 8 रुपीज था। तो मैं डायग्राम पे शो कर रहा हूं, पहले यूनिट के लिए जो आपका रिजर्वेशन प्राइस है वो 8 रुपीज है। वो 8 रुपीज क्या मेरे को बस यही हाइट शो कर रहा है, ये वाला हाइट? क्या ये 8 रुपीज का हाइट दिख रहा है आपको? सिमिलरली दूसरे यूनिट का जो रिजर्वेशन प्राइस था, मतलब मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो, वो ये था 7 यूनिट का। तो दिस हाइट इज नथिंग बट अ रिजर्वेशन प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। और जो डिमांड का आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन प्राइस है वो फॉल करता है ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी को, जैसे जैसे आप कंज्यूम एक्स्ट्रा कर रहे होते हो, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट्स व्हाई योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे, जो आपका रिजर्वेशन प्राइस है वो फॉल होता जाएगा, और इसी सभी रिजर्वेशन प्राइस के हाइट को मिलाकर हम डिमांड कर्व बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
तो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट्स व्हाट डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो भी करेक्ट है। और अभी जो आपने अपने सेमेस्टर 1 के लेवल का पढ़ा वो भी करेक्ट है, तो आपको ये भी आना चाहिए। यस, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? बिल्कुल ऐसा सही, ड्यू टू डिमिनिशिंग वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट। किसी को डाउट है डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के कंसेप्ट में? बोलो, आगे बढ़े। सबको क्लियर है? जिसका क्लास 12th या 11th में साइंस बैकग्राउंड था उसको भी समझ में आ गया? ओके सर, यस सर। चलो, तो ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, तो डिमांड शेड्यूल ये सब ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि लेटर सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने बोला यहाँ पे दिस इज क्वांटिटी ऑफ कार, दिस इज प्राइस ऑफ कार। मैंने बोला जब लेटर सपोज कार की वैल्यू 10 लाख रुपीस थी, ठीक है, प्राइस के लाख में है, तो मान लेते हैं मैं एक कार जो है, एक कार की क्वांटिटी को परचेज कर रहा था कुछ इस तरीके से। तो मैंने एक कार परचेज कर लिया अपने लिए, जब प्राइस क्या था 10 लाख। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हुआ, कार का जो प्राइस है वो जो है लेटर सपोज 10 लाख से 5 लाख हो गया। तो अब मेरे मन में आया चलो मैं एक अपने पापा को भी कार परचेज करके दे देता हूँ। तो मैंने दूसरी दो क्वांटिटी परचेज कर, मतलब एक्स्ट्रा एक और कार परचेज कर लिया। तो जब 5 लाख होगा तो मैं 2 यूनिट्स ऑफ कार परचेज करूंगा, जब 10 लाख होगा तो मैंने एक कार को परचेज किया। कहता है कि अगर मैं इसके लिए डिमांड कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा ये डिमांड कर्व बनेगा, मतलब दिस इज द डिमांड कर्व फॉर कार। जैसे जैसे प्राइस कम होगा हम कार की क्वांटिटी को बढ़ाते चले। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या ये डिमांड कर्व सही है? यस सर। सही है। सबको सही लग रहा है? एनीवन? कोई ऐसा है जिसको ये डिमांड कर्व में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं, गलत है, डिमांड कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपने ये एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, तो कहने का मतलब क्या है, आप क्या बोल रहे हो कि सर मैं, यस, सर आई थिंक अपर स्लोपिंग होना चाहिए, मतलब क्योंकि अगर दो क्वांटिटी। नहीं यार, कार एक नॉर्मल गुड्स है और यू कैन से ऑर्डिनरी गुड्स है, तो प्राइस फॉल करेगा तभी मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, और प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा। मैंने ठीक। BMW ये सब लग्जरी कार नहीं लिखा, नॉर्मल 10 लाख वाली कार रखा है, तो ये ऑर्डिनरी गुड है, ठीक है। ओके सर। तो जो आप सोच रहे हो लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं है। आप ध्यान से देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो डिमांड कर्व ड्रॉ किया, तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस पूरे डिमांड कर्व पे जितनी भी क्वांटिटी लाई कर रही है वो मैं सब परचेज कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिमांड कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस बीच में ये वाला, तो इस पे जो क्वांटिटी मिल रहा होगा क्या मैं वो ले सकता हूँ? लेटर सपोज देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना, मेरे पास जो बजट है, मेरे पास 8 लाख रुपए है, तो मैं कार शोरूम में गया और मैंने उसको 8 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि प्लीज भैया आप मेरे को ना 1.35 यूनिट ऑफ कार दे दो या 1.56 यूनिट ऑफ कार दे दो। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं जिसको मल्टी कलर से डायग्राम पे, जिसको मैंने मल्टी कलर से ड्रॉ किया है, क्या उस रीजन को मैं परचेज कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी भी कार को फ्रैक्शन में नहीं ले सकता हूँ। तो अगर मैं इस रीजन को परचेज ही नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैंने इस रीजन को कैसे ड्रॉ कर दिया? फिर तो गलत है ना। तो आपका डिमांड कर्व हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। डिमांड कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस तभी बनेगा जब आपका गुड्स जो है वो फ्रैक्शन में अवेलेबल हो।
अगर गुड आपका फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कार हो गया, जैसे मान लेते हैं मोटरसाइकिल हो गया, जैसे मान लेते हैं लैपटॉप हो गया, तो उस गुड्स के लिए आप ये डायरेक्ट एक लीनियर या फिर कॉन्टिन्यूस डिमांड कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि आप उस पूरे कर्व पे हर एक पॉइंट को कंज्यूम नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यहीं पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, दैट इज डिस्क्रीट गुड्स। इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट गुड्स। आपने पढ़ा होगा यार क्लास 11th में। आई होप मैंने स्पेलिंग सही रखा लिखा, आई थिंक ठीक है। डिस्क्रीट गुड्स, डिस्क्रीट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? डिस्क्रीट गुड्स आर दोज गुड्स, मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग स्पेलिंग प्लीज एक बार चेक कर लेना। discrete goods are those goods which are not available in fraction। तो कहने का मतलब कार जो है वो एक तरीके से डिस्क्रीट गुड होगा, जिसको आप फ्रैक्शन में परचेज नहीं कर सकते हो। तो ये जो डिमांड कर भैया आपका क्या है? गलत है। तो डिस्क्रीट गुड्स का डिमांड में कैसे बनाऊंगा, कैसे डिमांड कर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उसको समझते हैं। तो कार का एग्जांपल नहीं लेते, लेट सपोज कोई गुड है जो डिस्क्रीट गुड्स है। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि लेट सपोज कि एक डिस्क्रीट गुड्स है और वो है एक्स। तो मैंने बोला कि उस डिस्क्रीट गुड्स के लिए अगर आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हो, फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट गुड, तो इस तरीके से लिखते हो रिजर्वेशन प्राइस, क्योंकि रिजर्वेशन प्राइस से डिमांड कब ड्रॉ किया जाएगा। तो रिजर्वेशन प्राइस फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट गुड, वो है लेटर सपोज ₹10। मतलब एक गुड है जो कि एक्स है और ये एक डिस्क्रीट गुड है। तो रिजर्वेशन प्राइस जो है मतलब पहले यूनिट ऑफ उस गुड के लिए, सपोज कार है, तो कार पहले यूनिट ऑफ कार के लिए आप मान लेते हैं ये 10 लाख आपके पास ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले यूनिट ऑफ कार के लिए आपका जो मैक्सिमम पैसा आप दे सकते हो वो 10 लाख रुपए दे सकते हो। अगर कार आपको जरूरत है और घर में आपको एक कार चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ कार के लिए 10 लाख रुपए अपने घर से निकाल के दे सकते हो। तो रिजर्वेशन प्राइस फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट गुड और यू कैन से कार, वो है 10 लाख रुपीज। कहता है कि अगर मान लेते हैं रिजर्वेशन प्राइस फॉर द सेकेंड यूनिट, अगर मान लेते हैं 2 यूनिट ऑफ कार लेना हो तो क्या होगा। तो आप कहते हो कि अगर कार का जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए हो गए, लेट सपोज कि अगर मुझे 2 कार लेना है तो मैं 2 कार तभी लूंगा जब मैं 8 लाख रुपए दूं। तो कहने का मतलब सेकेंड यूनिट ऑफ कार के लिए जो सेम ही कंसेप्ट जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट यूनिट एप्पल के लिए आप मैक्सिमम 8 पे करना कर सकते हो, सेकंड के लिए आप मैक्सिमम 7 कर सकते हो। तो पहले के लिए आपने 10 दिया, आपका रिजर्वेशन प्राइस 10 है। दूसरे के लिए आपका रिजर्वेशन प्राइस 8 है। तीसरे के लिए आपका रिजर्वेशन प्राइस है लेटर सपोज थर्ड यूनिट ऑफ डिस्क्रीट गुड्स के लिए मान के चलते हैं 6 लाख, कि 6 लाख देगा तो तीसरा यूनिट भी आप परचेज कर लोगे। तो इस तरीके से आपके पास रिजर्वेशन प्राइस। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज और यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, किसका? तो कार का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और रुपीज जो ये लाख में, इन टर्म्स ऑफ लाख, ठीक है। मैंने बोला कि लेट अस सपोज मार्केट में, यस डेविल बताओ क्या डाउट है? यस, डाउट है किसी को? ओके चलो ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट अस सपोज मार्केट में इस कार की जो वैल्यू है, मतलब कार की जो प्राइस है वो 12 लाख रुपीज है, और पहले यूनिट के लिए आप जो क्या कर रहे हो, आपका जो रिजर्वेशन प्राइस है वो 10 लाख रुपीज है। तो क्या आप इस टाइम पे उस कार को परचेज करोगे? नो आप सर। पहले यूनिट ऑफ कार के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए दे सकते थे। जो रिजर्व मैक्सिमम, ध्यान रखना कंज्यूमर कभी भी अपने रिजर्वेशन प्राइस से ज्यादा नहीं देगा नॉर्मल केस में, ठीक है। तो आप एक पहले कार के लिए आप 10 लाख आपकी रिजर्वेशन प्राइस थी और मार्केट में प्राइस है 12 लाख,
तो क्या आप पहला यूनिट ऑफ कार परचेज करोगे? तो इस टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूं कि आपके द्वारा 0 यूनिट ऑफ कार की डिमांड की जाएगी? यस सर। मान लेते हैं कार की प्राइस 11 लाख हो गया, बताओ इस टाइम पे क्या करोगे? परचेज करोगे या अभी भी जीरो रहेगा? जीरो। जीरो रहेगा। कार की प्राइस 10 लाख रुपए, पॉइंट 20 हजार रुपए हो गया। अब बताओ, जीरो रहेगा क्योंकि मैक्सिमम 10 दे सकते हो आप। अब मान लेते हैं कार की प्राइस जो है फॉल होके 10 लाख रुपीज हो गई। तो कार का मार्केट प्राइस 10 लाख, और आप एक कार के लिए, पहले यूनिट ऑफ कार के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए दे सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे आप उस पहले यूनिट ऑफ कार के लिए इंडिफरेंट हो गए? या तो आप लोगे या तो आप नहीं लोगे, या तो आप ले लोगे एक यूनिट या तो नहीं लोगे, तो आप इंडिफरेंट हो गए। बोलो क्लियर? जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे, या तो आप लोगे या तो नहीं लोगे, बाद में लेके जाते कि आप मान लेते ले लोगे। इसी तरीके से मैंने लिखा जीरो या तो और वन। जब आप जितना पे करना चाहते हो और जितना मार्केट का प्राइस है, तो यहाँ पे आप इंडिफरेंट हो गए, या तो आप लोगे या तो आप नहीं लोगे। ओके। अब मान लेते हैं कार की प्राइस हो गई 9 लाख रुपीज। पहले यूनिट के लिए आप मैक्सिमम 10 लाख पे करना चाहते थे, लेकिन कार की प्राइस हो गई है अब 9 लाख। क्या आप पहला यूनिट पक्का लोगे? कंफर्म? यस सर। क्या सेकेंड यूनिट परचेज करोगे? नहीं, क्योंकि सेकेंड यूनिट के लिए आपका रिजर्वेशन प्राइस क्या है? 8 लाख रुपया। तो सेकेंड यूनिट आप परचेज नहीं करोगे, लेकिन पहला यूनिट श्योर परचेज करोगे, क्योंकि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो। पहले यूनिट के लिए आपको 10 लाख रुपए देना चाहते थे, आपको मिल रहा है 9 लाख में ही। कार की प्राइस मार्केट में हो गई 9 लाख 50 हजार। स्टिल आप पहला यूनिट तो, सॉरी 9 लाख 50 हजार नहीं, 8 लाख 50 हजार कॉल कर रहा है ना, 8 लाख स्टिल आप पहला यूनिट तो पक्का परचेज करोगे, लेकिन दूसरा नहीं करोगे, क्योंकि दूसरे के लिए आपका मैक्सिमम पे आप 8 लाख कर सकते हो। कार की प्राइस हो गई अब 8 लाख। अब यहाँ पे क्या करोगे? पहला पक्का परचेज करोगे और दूसरे के लिए इंडिफरेंट हो, दूसरा भी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? बोलो। यस। यस सर। क्लियर यहाँ तक? जब प्राइस 8 लाख होगा तो पहला तो पक्का लोगे, क्योंकि पहले के लिए आप 10 देना चाहते थे, आपको 8 में मिल रहा है। दूसरे पे आप इंडिफरेंट हो गए, या तो ले सकते हो या तो नहीं ले सकते हो। ठीक है। अब जब प्राइस मान लेते हैं 7 लाख, 7,50,000 हो गया, अब क्या करोगे? पहला आप पहले के लिए 10 लाख देना चाहते थे, पहला पक्का लोगे। दूसरे के लिए आप मैक्सिमम 8 लाख देना चाहते थे, मार्केट में 7.5 में अवेलेबल है, दूसरा भी पक्का लोगे आप। लेकिन क्या तीसरा लोगे? नहीं लोगे। तीसरा क्यों नहीं लोगे? क्योंकि तीसरे के लिए आपका रिजर्वेशन प्राइस 6 है। जब ये फॉल होके 6 पे पहुंचेगा, तो इस टाइम पे 2 तो पक्का लोगे और 3 के लिए आप इंडिफरेंट। तो क्या इसी तरीके से ये शेड्यूल बनेगा? ये शेड्यूल सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। आप यस इसको सर। थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कार, और यहाँ मैंने लिखा प्राइस। प्राइस किस में है? तो इन रुपीज लाख में। ठीक है। मैंने बोला कि जब प्राइस मार्केट में 12 लाख था, तो क्या आप 0 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते थे? यस बोलो। सर। मैं अभी फिलहाल के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। ठीक है। मार्केट में मान लेते हैं बीच में प्राइस हो जाए 11 लाख, क्या 11 लाख पे भी आप 0 यूनिट परचेज करते थे, कंज्यूम करते थे? यस सर। देख लो, 12 लाख से लेकर जब तक 10 नहीं हो गया, तब तक आप जीरो करते थे परचेज या कंज्यूम? परचेज नहीं करते, कंज्यूम लिखते हैं यहाँ पे, 0 यूनिट आप लेते थे, मतलब नहीं लेते थे बेसिकली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जब तक प्राइस मेरा 10 लाख से ऊपर रहेगा, तो मैं जो कंजम्पशन करूंगा वो 0 यूनिट का करूंगा, मतलब मैं कार परचेज नहीं करूंगा। जैसे मार्केट में कार की प्राइस 10 लाख रुपीज होगा, जैसे मार्केट में कार की प्राइस 10 लाख रुपीज होगा, आई एम इनडिफरेंट। उस टाइम पे या तो मैं कार को ले लूंगा या तो नहीं लूंगा। तो हो सकता है कि इस टाइम पे मैं कार को लूं या फिर नहीं लूं।
ये मेरे पास आ गया पहला यूनिट। तो जब मार्केट का प्राइस 10 लाख रुपए हुआ तो इस टाइम पे मैंने या तो पहले यूनिट के लिए मैं परचेज कर लूंगा या तो नहीं, मतलब इनडिफरेंट हो, तो मतलब मैं पहला यूनिट ले सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो। अब फिर से मान लेते हैं प्राइस फॉल होके 10 से हो गया, लेटर सपोज 10 लाख से फॉल होके हो गया 9 लाख। बताओ इस 9 लाख रुपए में आप क्या करोगे? पहला यूनिट पक्का लोगे? 10 लाख से नीचे, 10 लाख से नीचे 8 लाख तक आप पहला यूनिट पक्का लोगे? देख लो, 10 लाख से नीचे 8 लाख तक आप पहला यूनिट को पक्का ले रहे हो। तो 10 लाख से नीचे आप 8 लाख तक क्या करोगे? पहले यूनिट को पक्का लोगे, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मार्केट में प्राइस 8 लाख हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे? पहला तो लोगे, दूसरे के लिए इनडिफरेंट हो जाओगे। फिर जैसे 8 लाख से लेकर 6 लाख तक, जब तक मार्केट में प्राइस 8 लाख से 6 लाख से ऊपर और 8 लाख से नीचे रहा, तब तक आप सेकेंड यूनिट तो पक्का लोगे। और जैसे ही 6 लाख पहुंचा तो आप सेकेंड यूनिट तो लोगे ही लोगे, तीसरे यूनिट के लिए आप इनडिफरेंट रहोगे। ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। बोलो, किसी को डाउट एनी वन? नो सर। इसको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मतलब हम दोनों पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, मान लो अभी आपने 6 का बताया तो इस पे हम 2 पे भी डॉट रखेंगे और 3 पे भी, दोनों हाँ जगह बिल्कुल बिल्कुल। करना हाँ, तो पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 6 का बताया तो 2 तो मैं पक्का लूंगा श्योर, 3 के लिए मैं सोचूंगा, इनडिफरेंट हूं, मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ। तो ये ओके मतलब सर। मेरे लिए अफोर्डेबल है, ये मैं ले सकता हूँ। नहीं मतलब ये बेसिकली एक तरीके से मैं कंज्यूम कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता, इसलिए मैंने इसको शो किया हुआ है। लेकिन जब प्राइस 6 से नीचे हो जाएगा मार्केट में तो फिर डेफिनेटली मैं इस बंडल को लूंगा, तो यहाँ पे फिर सीधा एक कंटिन्यूअस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ओके सर। ओके, ये यस एक सर। तरीके से स्टेप फंक्शन बन रहा है, क्लास 11 12th मैथ में आपने बनाया होगा। तो दिस इज योर डिस्क्रीट वाला केस। तो जो ये आपका है ये भी क्या है? डिमांड कर्व है इन केस ऑफ डिस्क्रीट गुड। डिमांड कर्व इन केस ऑफ डिस्क्रीट गुड। क्लियर है यहां तक? डिस्क्रीट यस गुड सर। में किसी को डाउट एनीवन? एक और क्वेश्चन था यस। सर, जैसे स्टेप फंक्शन हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था 12th तक, तो ये हाँ, तो वहां पे वर्टिकल है, आपने तो ना इसे भी मॉडुलस स्टेप का फंक्शन फंक्शन ही बनाया कहा होगा, जाए। वो आपने मॉडुलस का फंक्शन बनाया होगा, मॉड का डायग्राम। यस सर, तो ये वर्टिकल आ गया, ये भी स्टेप हाँ फंक्शन ही कहलाएगा। ये भी स्टेप फंक्शन ही है, वर्टिकल है। ये वर्टिकल इसलिए है क्योंकि आप ना देखो ये नहीं ले सकते। ये वाला जो पॉइंट है ये जो मैंने रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये आप कभी परचेज नहीं कर सकते क्योंकि इस पे आपका जो गुड है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये भी परचेज नहीं कर यस सकते सर। इसलिए, ओके सर। इसलिए वो खाली है वो प्लेस। ओके, यहाँ ओके तक सर। क्लियर? किसी को डाउट? आगे बढ़े थोड़ा। अभी डिमांड में स्टार्ट ही चल रहा है, अभी हम लोगों ने अभी बस देखा है डिमांड का शेड्यूल डायग्राम ये इवन देन ओनली वी विल यूज द गुड, अदरवाइज वी विल यूज नॉर्मल कर्व। हाँ, जब डिस्क्रीट गुड होगा तब ठीक है, अदरवाइज फिर नॉर्मल कर्व बनेगा। ओके, तो ये एक टाइप ऑफ गुड्स है जिसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। चलिए, अब ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट भी है। जब भी हम लोग प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में, ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं किसी भी कमोडिटी का, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम लोग प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो उस कमोडिटी को हम लोग दो डिफरेंट नेचर में क्या डिफाइन करते हैं। वो दो डिफरेंट नेचर क्या सब है? तो वो जो कमोडिटी है, वो जो गुड है, वो हो सकता है क्या हो? नॉर्मल हो, नॉर्मल गुड्स, और वो हो सकता है क्या हो? गिवन गुड्स। ध्यान सुनिएगा, इस नॉर्मल गुड्स को
प्राइस के कॉरस्पॉन्ड में नॉर्मल नहीं बोला जाता। मैंने बस समझाने के लिए कि आपको पता याद आ जाए कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इसलिए मैंने लिखा है। प्राइस के कॉरस्पॉन्ड में इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी गुड्स। अगर सर मैं इसको नॉर्मल लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं होगा। नॉर्मल गुड्स क्या कहता है? ये वो गुड्स है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी फॉल करेगी, और जब प्राइस आपका फॉल करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और यू कैन से ऑर्डिनरी गुड्स। तो जब भी हम लोग किसी भी गुड्स के क्वांटिटी को उस प्राइस से रिलेट करके देखेंगे कि इफ प्राइस इज इंक्रीजेस तो उस गुड की कमोडिटी जो है फॉल कर रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो उस गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ गुड इज ऑर्डिनरी गुड। क्लियर? यस। बताओ। यस सर। प्रांशु, क्या आपको डाउट है? सर, इफ वी हैव अ गिवन टू ड्रॉ कर्व ऑफ गुड and in question discrete goods is not given, then also will draw discrete। नहीं, अगर आपके पास अगर नॉर्मली बोलता है ना कोई चीज ड्रॉ करने के लिए तो मेंशन कर देगा। अगर डिस्क्रीट गुड मेंशन नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपको गुड मेंशन नहीं करेगा, वो लिख देगा गुड एक्स है या गुड वाई है। तो ऐसा कभी नहीं। अगर मान लेते हैं लेटर सपोज कार ही लिख के आ जाता, तो ऑन दैट टाइम आप क्या बोलोगे? एग्जामिनर डाल देते, पेपर में आ जाएगा कि आप जो है ये क्वांटिटी ऑफ कार है, ये प्राइस है, ये शेड्यूल दे देगा और बोलेगा डायग्राम बनाओ। ये ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, बट मान लेते हैं बोलता है डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि सिंस वी हैव अ कार विच इज अ डिस्क्रीट गुड्स, और फिर आप डिस्क्रीट गुड्स वाला डायग्राम बनाओ, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो। नॉर्मली ऐसा आएगा कि गुड एक्स है, गुड वाई है, इस तरीके से। और गुड एक्स नॉर्मल गुड है या डिस्क्रीट है वो मेंशन कर देगा। अगर मतलब मेंशन कर देगा तो ठीक है, मेंशन नहीं करेगा तो वी आर अज्यूमिंग कि वो नॉर्मल गुड है। क्लियर? सर यस। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो कार और पेट्रोल का बनता था 11th 12th में, तो हम लोग वहाँ पे बेसिक लीनियर ग्राफी बनाते थे, लीनियर कर्व। वहां आपने बना दिया ना जो गलत था, और कम्प्लीमेंट गुड्स आप वहां पे पढ़ रहे थे। पर डे मतलब कम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार एंड पेट्रोल का जो एग्जांपल ले रहे थे वो समझने के लिए ले रहे थे कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे गुड्स जिसको हम टुगेदर यूज करते हैं। अब कोई टीचर आपको वहां पे ड्रॉ करके बना दिया ऐसे ले लिया डायग्राम, तो वो गलत है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमें बस ये बताता है, तो हम रिलेशन बस पढ़ रहे थे कार एंड पेट्रोल एग्जांपल लेकर, बट उसका डायग्राम अगर किसी ने बना दिया ऐसा तो गलत है, क्योंकि कार एक डिस्क्रीट गुड्स है, वो कभी फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? ओके ओके। ठीक है। तो प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में हम क्या करेंगे? या तो गुड हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा, या तो हमारा गुड क्या होगा? गिवन गुड्स होगा। सिमिलरली जब हम लोग मनी के क्रॉसपॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं, जैसे हम लोग याद करें क्लास 11 में आप पढ़ते थे कि अगर कंज्यूमर का मनी इनकम बढ़ता है तो उस टाइम पे कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा? तो अगर मनी बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ेगा या मनी कम करने पे क्वांटिटी कम करेगा, तो इस टाइप के गुड्स को क्या बोलते थे हम लोग? नॉर्मल गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम के बढ़ने की वजह से किसी कमोडिटी का आप डिमांड बढ़ा रहे हो, तो दैट कमोडिटी इज अ नॉर्मल गुड्स ना। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और उसके बाद आप किसी कमोडिटी को की डिमांड को फॉल कर रहे हो, और इनकम के कम होने पे उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, तो उस टाइप के गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंफीरियर गुड्स। याद आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग प्राइस से क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स को रिलेट करते हैं तो गुड्स को हम दो नाम देते हैं, या तो वो ऑर्डिनरी होगा या तो गिवन होगा। ऑर्डिनरी में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा, गिवन में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे प्राइस के बढ़ने पे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, प्राइस के फॉल होने पे हम लोग क्वांटिटी को फॉल करते हैं। सबको पता है गिवन गुड्स का एग्जाम्पल? चलो मैं भी समझा देता हूँ अगर सबको पता नहीं है, किसी को डाउट है। और मनी इनकम में अगर हमारे पास ये नॉर्मल गुड्स होगा, हाँ ये आप ले सकते हो, ज्वार एंड ठीक है, ये सब ले सकते हो। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं?
नॉर्मल गुड्स में जब कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ाएगा, मनी इनकम कम होगी तो उसके डिमांड को कम करेगा। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो उस टाइप के गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। और अगर कंज्यूमर के मनी इनकम के बढ़ने पे अगर किसी कमोडिटी को आप कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जैसे मान लेते हैं लो क्वालिटी के क्लॉथ्स वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर गुड्स। जब आपके पास पैसा कम है तो आप लो क्वालिटी के क्लॉथ्स को यूज कर रहे हो, जब पैसा आप बढ़ेगा तो आप लो क्वालिटी के क्लॉथ्स को कम कर दोगे, ब्रांडेड कपड़ा ज्यादा पहनोगे। तो लो क्वालिटी के क्लॉथ्स क्या कर रहे हो आप, डिमांड उसकी कम कर दे रहे हो पैसा के बढ़ने पे, तो वो इन्फीरियर गुड्स कहलाएगा। और पैसा के कम होने पे बढ़ा रहे हो तो वो इन्फीरियर गुड्स। बेसिकली ये रिलेशन। तो जब भी प्राइस के करस्पॉन्ड में देखेंगे तो हम लोग गुड्स को दो नाम से दे जानेंगे, ऑर्डिनरी और गिवन। मनी के करस्पॉन्ड में देखेंगे तो नॉर्मल एंड इन्फीरियर। क्लियर है? Given goods are the part of inferior, but all inferior goods are not a given goods. इस बात को ध्यान रखना, इसका प्रूफ आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ओके। अच्छा, कोई है ऐसा यहाँ पे जिसको गिवन गुड्स पता ना हो? मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबको पता है? सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। चलो मैं पता कर एक्सप्लेन कर। कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड, जो भी हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि अगर किसी भी गुड्स का या किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, उसके डिमांड को कम कर देते हैं। और अगर उसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसके क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं। ये एक रैशनल बिहेवियर है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। जहां जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे आता है एक एग्जांपल गिवन गुड्स का। कहने का मतलब क्या है, यहाँ हम लोग उल्टा कर देते हैं, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो एक सिनेरियो क्रिएट होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज मैंने बोला कि एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, या इसको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे देते लेट अस सपोज, चलो ए नाम देते। ए नाम का पर्सन है जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ध्यान सुना, जिसकी रिक्वायरमेंट है 50 पैकेट्स ऑफ राइस एंड व्हीट की। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसको चाहिए। ठीक है? मतलब ये एक तरीके से इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 50 पैकेट जो उसको राइस एंड व्हीट चाहिए कंजम्पशन करने के लिए। ओके। और ये बंडल 50 पैकेट किसी तरीके से भी हो सकता है, 25 पैकेट राइस, 25 पैकेट व्हीट, 30 पैकेट राइस, 20 पैकेट व्हीट, कैसे भी ले सकता है, बट इसको 50 पैकेट्स उसको कंज्यूम करना है, ये उसकी बेसिक नीड है। और इसके पास खर्च करने के लिए ओनली 400 रुपए अवेलेबल है। तो ये इसकी मनी इनकम हो गई। ठीक है? 400 रुपए बस अवेलेबल है। आप ध्यान से देखो, कहता है इनिशियली इनिशियली जब राइस का प्राइस, PR टेंड्स फॉर राइस, जब राइस का प्राइस 5 रुपए था एंड व्हीट का प्राइस 20 रुपी था, तो ये जो ए है ये क्या करता था, जो राइस की क्वांटिटी है वो लेता था लेट अस सपोज 40, और जो व्हीट की क्वांटिटी है वो लेता था वो 10। ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर राइस की क्वांटिटी 40 ले रहा है और प्राइस है पर पैकेट 5 रुपए, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है राइस पे, ये 200 रुपए का। और व्हीट की क्वांटिटी ले रहा है 10, और व्हीट का जो प्राइस है पर पैकेट वो 20 रुपए है, तो ये टोटल कितना खर्च कर रहा है, 200 रुपए। टोटल इसके पास कितने रुपए थे, 400 रुपए। और ये अपना आराम से हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा है कुछ इस तरीके से। तो इतना वो राइस 20, बेसिकली 40 पैकेट राइस और 10 पैकेट व्हीट, टोटल जितना उसको नीड था 50 पैकेट का, 50 पैकेट का, वो उसको मिल रहा है, और जितना पैसा था वो उसके पास। कहता है किसी वजह से इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा हुआ जो राइस का प्राइस है वो चेंज हो गया, वो इंक्रीज कर गया, 5 से 6 रुपए हो गए। ठीक है? लेकिन जो कंज्यूमर का मनी इनकम है वो तो 400 ही है, मतलब कंज्यूमर के पास जो पैसा है वो 400 रुपए ही है। ए के पास पैसा 400 रुपए ही है। और ए की जो बेसिक नीड है वो 50 पैकेट की है, ये 50 पैकेट उसको चाहिए। और व्हीट का जो बेसिकली प्राइस है वो सेम है। तो राइस का प्राइस क्या हुआ, किसी भी वजह से बढ़ गया। ठीक है? लेकिन उसको 50 पैकेट लेना है। अगर आज वो व्हीट का क्वांटिटी ले लेता है
20, नॉट 20, सॉरी, पहले जितना लेता है उतना लेता है। और मान लेते हैं आज वो व्हीट का पैकेट लेता है 10, तो 200 रुपये इसको व्हीट में खर्च हो जाएंगे। तो क्या बचे हुए 200 रुपये में इसको 40 पैकेट चावल मिलेगा, राइस मिलेगा? नो सर। नहीं नहीं, मिलेगा कम ना, करना कम करना पड़ेगा। तो मुझे अब इस ए नाम का जो कंज्यूमर है इसके माइंड पे अब ये क्वेश्चन आ गया, मुझे 50 पैकेट तो खाना ही है। अब मार्केट का प्राइस ऐसा हो गया, तो अब मैं किस कॉम्बिनेशन से खाऊं जिससे कि मेरे पास 50 पैकेट जो है अवेलेबल हो जाए, किस कॉम्बिनेशन से मैं बंडल को परचेज करूं? तो क्या बताओ, व्हीट के पैकेट को बढ़ाकर हम 50 पैकेट पूरा कर सकते हैं? व्हीट के पैकेट को बढ़ाएंगे तो पैसा और कम हो जाएगा। तो कंज्यूमर ने क्या सोचा, हम ऐसा करते हैं, व्हीट के पैकेट को मैं 3 यूनिट से कम कर देता हूं और राइस के पैकेट को मैं 3 यूनिट से बढ़ा देता हूं। क्या अब ये 50 पैकेट हो गया? यस सर। अब देखते हैं क्या ये बंडल अफोर्डेबल है। तो 43 पैकेट और इंटू में 6 करेंगे तो क्या इसके लिए इसको कितना पे करना पड़ेगा? 6 के 24 और 6 18, 248। 248, 258। 258, हाँ 258। 258 पे करना पड़ेगा। और 7 पैकेट ऑफ व्हीट और 20 रुपीज के हिसाब से 140। 140 करना पड़ेगा। क्या ये 400 के अंदर आ रहा है? यस। तो क्या ये 50 पैकेट ले सकता है? तो इस एग्जांपल में मैंने क्या देखा कि कंज्यूमर के पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिस सिचुएशन में राइस का प्राइस जब इंक्रीज हुआ था तो कंज्यूमर ने राइस की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दिया। पहले वो 40 ले रहा था, अब वो 43 लिया, सो डैट कि उसको 50 यूनिट ऑफ पैकेट जो है अवेलेबल रहे। तो इस टाइप के कमोडिटी को इस टाइम पे ये जो राइस है इस कंज्यूमर के लिए गिवन गुड कहलाएगा। अच्छा, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स गिवन नहीं होता। जैसे किसी स्टूडेंट ने भी एग्जांपल दे दिया कि सर मान लेते हैं बाजरा, क्या गिवन गुड्स होगा? नहीं। जो गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिस गुड्स की क्वांटिटी पे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं प्राइस के साथ, प्राइस के बढ़ने पे मैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ या प्राइस के कम होने पे मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर रहा हूँ, तो वो गुड्स मेरे लिए गिवन गुड्स होगा। इसी बात को बस ध्यान रखना है आपको। ये राइस एग्जांपल लेकर मत याद रखना। प्राइस के बढ़ने से अगर आप उस गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो और प्राइस के कम होने से कम कर रहे हो तो वो गुड्स आपका गिवन गुड्स कहलाएगा। इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड, देन दैट गुड वुड बी अ गिवन गुड्स। मैं एग्जांपल एक आपको और देता हूँ गिवन गुड्स का, एक तरीके से ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज गोल्ड है, ठीक है, सोना। मान लेते हैं एक है सीए और एक है सीए का ड्राइवर। मान लेते हैं गोल्ड का जो प्राइस है अभी मार्केट में वो है 7500 पर ग्राम। अभी तो वैसे 85 के आसपास होना चाहिए, आई डोंट नो कितना, बट फिर भी चलो 8500 पर ग्राम है। तो अभी प्राइस इतना है। तो सीए साहब क्या कर रहे हैं, अभी 300 ग्राम गोल्ड का जो है बेसिकली जो भी है ब्रासलेट या फिर चेन वगैरह जो भी है वो अभी लेके पहन रहा है। और एक कार है, कार में बैठ रहा है, ड्राइवर के पास अभी गोल्ड है 0 ग्राम, क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा है कि ड्राइवर क्या करेगा, लेगा ही नहीं। तो जब आप इन दोनों को देखोगे एक कार में तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये सीए है और ये ड्राइवर है। बिना उससे पूछे आप उसको क्या कर सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो, उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये 300 ग्राम सोना का अगर सब कुछ पहना होगा तो ये सीए होगा और ये ड्राइवर है, और उसके पास कुछ नहीं है तो मतलब ये ड्राइवर होगा। ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से मान लेते हैं कहीं पे आपको एक खदान मिल गया, कहीं पे माइनिंग आपको हो गया गोल्ड का, गोल्ड का प्राइस फॉल होके गिर कर क्या हो गया, मान लेते हैं 1000 रुपया पर ग्राम हो गया। ड्राइवर क्या किया, अगले दिन जाके जो उसको सैलरी मिलता था उससे वो 500 ग्राम सोना का सामान, 500 ग्राम सोना परचेज करके उसके सारे आइटम बनाकर वो पहन लिया। अब बताओ क्या ये सीए साहब इस गोल्ड को वैल्यू देगा? ये क्या करेगा, गोल्ड की इसको इस सबको उतार के फेंक देगा। अब वो या तो डायमंड परचेज करेगा या किसी और चीज पे जाएगा, क्योंकि इसको तो डिस्टिंग्विश पैदा करना है ना इन दोनों में। अगर ये भी सोना पूरा भर के बैठे और ड्राइवर भी सोना भर के बैठे तो दोनों में फिर कैसे फर्क पता चलेगा? कई बार हम लोग कोई सामान इसलिए भी पहन रहे होते हैं जिससे कि हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो सिंस
गोल्ड का प्राइस फॉल हुआ तो इसके वजह से सीए साहब क्या करेगा, अभी सोना को नहीं लेगा, सोना का जो आइटम था वो खोल के हटा देगा। जैसे कि बहुत पहले, जैसे लेटर सपोज जब चांदी मान लेते सिल्वर महंगा होता होगा तो लोग सिल्वर के सामान पहनते थे। अब जब सिल्वर पूरा सस्ता हो गया तो सिल्वर को कोई वैल्यू नहीं देता, सिल्वर की डिमांड कम हो गई, जो महंगा गोल्ड है गोल्ड की डिमांड हो गई है। तो यहाँ पे प्राइस के कम होने से सीए ने क्या किया, क्वांटिटी भी उसकी कम कर दी। तो ये गोल्ड सीए के लिए एक गिवन गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइस के कम होने पे ड्राइवर ने इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया है, तो यही गोल्ड इस ड्राइवर के लिए एक ऑर्डिनरी गुड्स की तरह देखा जाएगा। तो एक सिंगल कमोडिटी डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के लिए ऑर्डिनरी गुड्स भी हो सकता है, गिवन गुड्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उस सामान के प्राइस के बढ़ने पे वो कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस सामान की डिमांड को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर डिमांड प्राइस के बढ़ने पे उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा रहा है तो कंज्यूमर गिवन है, वो कमोडिटी उसके लिए गिवन है। और अगर प्राइस के बढ़ाने पे सामान की क्वांटिटी को कम कर रहा है या प्राइस के कम होने पे सामान की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है तो वो कंज्यूमर उस गुड्स के लिए, वो जो गुड है उसके लिए क्या है, ऑर्डिनरी है। समझ में आया? A single good can be a given, can be a ordinary for different different person. ओके ओके, तो बेसिकली अगर आपको ये समझ में आ गया तो जैसे लेटर सपोज, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह सबको पता है। एक हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैं डायरेक्टली बताऊंगा ये। सब्स्टिट्यूट गुड्स किस गुड्स को कहते हैं, मैं लिखता हूं जो आपके बुक्स में दे रखा है, टू गुड्स फॉर विच, इस तरीके से, टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, लेट्स टेक, फॉर विच एन इंक्रीज in the price of one leads to a decrease okay sorry guys, पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपकी बुक से मैं लिख रहा हूँ मैंक्यू से। टू गुड्स फॉर विच वन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, ठीक है, लीड्स टू लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। ओके, आप समझते हैं। बोला गया आपको कि दो ऐसे गुड्स जिसमें अगर किसी एक का प्राइस बढ़ता है तो इसके वजह से दूसरे का डिमांड बढ़ जाए। तो आपने याद करो क्या किया होगा, टी एंड कॉफी के हेल्प से पढ़ा होगा कि टी और कॉफी आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पहली बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जिसके एक के प्लेस पे आप किसी दूसरे को यूज कर सकते। अगर दो गुड्स आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है तो उस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे टी के प्लेस पर अगर आप कॉफी को यूज कर पा रहे हो, ये हमेशा सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता। जब आप सेमेस्टर थर्ड में पढ़ोगे तो एक ऐसे एग्जाम्पल से आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं सीखना है, वहां पे आपके पास कंडीशन आएगा, तो वो जब आगे पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल के लिए तो अगर किसी एक गुड्स के को हम किसी दूसरे गुड्स से रिप्लेस कर सकते हैं तो हम लोग उन दोनों गुड्स को बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कहता है कि अगर मान लेते हैं टी का प्राइस बढ़ जाएगा, किसी वजह से अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, टी के डिमांड को कम कर दोगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर दोगे। तो किसी एक के प्राइस के बढ़ने से आपने दूसरे के डिमांड को बढ़ा दी, क्योंकि सिंस टी का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो अब आपके लिए टी क्या है, महंगा हो गया। तो अगर आप टी के प्लेस पे कॉफी से काम चला सकते हो तो आप क्या करोगे, कॉफी ही पियोगे। तो ये सिनेरियो है। किसी को डाउट, एनीवन? नो सर। सब्स्टिट्यूट गुड्स सब समझ में आ गया। दूसरा जो हमारे पास मतलब रिलेटेड गुड्स के अंदर में आता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आता है हमारे पास कंप्लीमेंट गुड्स। कंप्लीमेंट गुड्स, कंप्लीमेंट गुड्स क्या कहता है, टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस
of one leads to decrease in the demand for other। जैसे कि अभी आपने बोला था कि कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट गुड्स हम उस दो गुड्स को कहते हैं जो एक साथ यूज किया जाए, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है, जैसे लेटर सपोज आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, कार एंड पेट्रोल ब्रेड के एंड बाद क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। ब्रेड एंड बटर। हाँ बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर, वैसे भी वो भी ले सकते हो, मतलब वो ऐसे दो गुड जिसको आप एक साथ टुगेदर यूज कर रहे हैं। तो अगर किसी एक का प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा, लेट सपोज पेट्रोल की दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 500 रुपए लीटर, तो कार की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, लोग कार खरीदना कम कर देंगे, मेट्रो में सफर करना ज्यादा कर देंगे। तो वही चीज लिखा गया है कि टू गुड्स फॉर विच अगर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, अगर किसी एक का प्राइस बढ़ता है तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, दूसरे का डिमांड को वो कम करा देगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड को कम करा देगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार चल नहीं सकता और बिना कार के पेट्रोल का कोई काम नहीं। तो दो गुड जिसको हम लोग साथ में यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ये क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर। ओके, एक कंसेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दैट इज शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व या ऑफ डिमांड कर्व। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि लेट अस सपोज दो डायग्राम में बना रहा हूं, ये रहा हमारे पास क्वांटिटी और ये हमारे पास रहा इसी क्वांटिटी का प्राइस, जो गुड है उसी का प्राइस, जो गुड है उसी का प्राइस। अगर आपको याद हो क्लास 11th में आप जब भी क्वांटिटी डिमांड लिखते थे फंक्शन के फॉर्म में तो कुछ ऐसा लिखते थे, क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, ऐसे करते होंगे। फिर एज वेल एज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर मनी इनकम एंड एन नंबर ऑफ थिंग, कुछ ऐसा होता था, याद है? यस सर। जिसमें कि जब भी डायग्राम बनाते थे हम लोग तो क्वांटिटी लेते थे और गुड का और उसका ही प्राइस लेते थे, इनके बीच का बस रिलेशनशिप को शो करते थे, बाकी सबको हम लोग रिमेन सेम मानते थे। लॉ ऑफ डिमांड जो कहता था कि अदर थिंग रिमेन सेम, वो अदर थिंग क्या था, यही तो था। ओके, अब ध्यान से देखो, तो कहता है कि लेट अस सपोज एक डिमांड कर्व है, मैंने सेम डिमांड कर्व वैसे बना, कहता है लेट अस सपोज आपके पास जब प्राइस P1 था तो आप क्या करते थे, Q1 क्वांटिटी डिमांड करते थे। यहां फिर से देखते हैं, प्राइस P1 था तो आप क्या करते थे, Q1 क्वांटिटी डिमांड करते थे। कहता है किसी वजह से हमने क्या बोला कि मान लेते हैं अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ा रहा है, अब वो Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, यहां पे भी यहां पे भी Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। दिस इज योर डायग्राम नंबर 1, दिस इज योर डायग्राम नंबर 2। मैंने डायग्राम नंबर 1 वाले कंज्यूमर से पूछा कि बताओ आप Q2 क्यों कर रहे हो, कहता है ये Q2 मैं इसलिए कर रहा हूं, इकोनॉमी में इस कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया है। समझ में आया? या मैं Q0 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इकोनॉमी में इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है। तो जब प्राइस में चेंज आने के वजह से अगर आप क्वांटिटी में चेंज ला रहे हो तो आप अपने सेम डायग्राम पे मूवमेंट लोगे। पहले आप ऊपर से नीचे आए थे, फिर आप नीचे से ऊपर गए थे, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके इसको समझने का एक और रीजन होता है। क्या रीजन होता है? अगर आपका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट वाई एक्सिस के कंपोनेंट के चेंज होने के वजह से चेंज हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है उसका रीजन अगर वाई एक्सिस पे है तो डायग्राम पे मूवमेंट लगेगा।
अब बोलता हूं मैं यहाँ पे, मैंने डायग्राम नंबर 2 वाले से पूछा कि आप जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हो क्यों बढ़ा रहे हो, तो मैंने बोला आपका प्राइस में कोई कमी आया है? कहता नहीं, प्राइस तो आज भी सेम है, प्राइस P1 ही है, तो क्वांटिटी क्यों बढ़ा रहे हो? कहता ये जो भी सामान हम ले रहे थे ना, इसके लिए मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया है, मुझे और ये ज्यादा पसंद आने लगा, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। या जो मेरा मनी इनकम है ना, ये बढ़ गया है, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइम पे पता क्या होगा, इस टाइम पे जो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और प्राइस आपका सेम है, तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट से एक नया डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाएगा। पैरेलल होगा, प्लीज पैरेलल बनाना, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, कुछ ऐसा। तो ये पहले था आपका डिमांड कर्व D1, ये आ गया D2। तो आपका क्वांटिटी जो बढ़ा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है, उसका रीजन जो है वो प्राइस नहीं है, वो कुछ और है। तो जो आपका एक्स एक्सिस का क्वांटिटी में चेंज आया, एक्स एक्सिस में जो चेंज आया, उसका रीजन वाई एक्सिस पे नहीं है, कुछ और है। तो ध्यान सुनिएगा, जब भी एक्स एक्सिस के वैल्यू में चेंज आ रहा है और उसका रीजन वाई एक्सिस पे है, तो आपके डायग्राम पे मूवमेंट लगेगा। और अगर वाई एक्सिस का रीजन नहीं है, किसी और वजह से चेंज हो रहा है, तो आपके डायग्राम पे शिफ्ट लगेगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, एक लॉजिकल कंसेप्ट हुआ। डिमांड में क्या है कि अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी गुड्स के लिए, अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है ड्यू टू चेंज इन देयर प्राइसेस, तो आपके डिमांड कर्व पे मूवमेंट लगेगा। और अगर मान लेते हैं उस गुड्स की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, बट ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग प्राइस आर रिमेन सेम, तो आपको डायग्राम में शिफ्ट लगेगा। क्लियर है? अगर मान लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरा कम हो जाता है उस गुड के लिए, तो प्राइस सेम है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वार्ड शिफ्ट। ये हमारे पास राइट वार्ड आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट वार्ड शिफ्ट आ गया। ये चीजें क्लियर है कि कब डायग्राम पे शिफ्ट लगेगा, कब डायग्राम पे मूवमेंट लगेगा। यस सर। एवरीवन, ये समझ में आ गया शिफ्टिंग एंड मूवमेंट वाला कंसेप्ट? यस सर। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आपका जो डिमांड का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 में दो टॉपिक है, एक डिमांड के बारे में पढ़ना है, एक सप्लाई के बारे में पढ़ना है। आप जब बुक ओपन करोगे चैप्टर नंबर 4 रीडिंग्स को, तो वहां पे आपके पास नॉर्मल डेफिनेशन दे रखा होगा, जितना मैंने आपको बताया डेरिवेशन वगैरह उतना आपको नहीं बताएगा, बट नॉर्मल दे रखा है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो डिमांड का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास सबको समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो?